गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संधि करेंगे। संधि होती क्या है? बाधा रहित दो वर्णों के परस्पर यानी आपस में मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। आपने एक शब्द देखा इधर, बाधा रहित। बाधा रहित यानी अगर दो वर्णों की हम बात करें, उनके बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। विद्या जमा में आल्य। अगर हम यहाँ देखें कि इधर आ है विद्या में और इधर भी आ है, तो इन दोनों के बीच में संधि होगी। ऐसा नहीं है कि आप इधर से व को ले लेंगे और इधर से आ को, या इधर से दिया को ले लेंगे या इधर से आ को ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। इधर लास्ट वर्ण और इधर का फर्स्ट वर्ण, इधर वाले अक्षर का आखिरी वर्ण और इधर वाले वर्ण जो शब्द है उसका पहला वर्ण, तो इसे हम कहते हैं बाधा रहित, यानी जब वहां पर बीच में कोई भी रुकावट ना हो। वर्ण होता क्या है? आपने इधर देखा कि बाधा रहित दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब ये तो आपको पता ही नहीं कि वर्ण होता क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आपने 6th, 7th, 8th में भी ये परिभाषा की होगी कि वर्ण को क्या, वर्ण होता क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हों उसे वर्ण कहते हैं। जैसे पहले हम स्वरों की बात करते हैं। अ आ इ ई उ ऊ, रील री ए ऐ ओ औ अंग एह, यहाँ तक आपके स्वर हैं, तो ये आपके वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व, ये सारे आपके व्यंजन होते हैं। इन सबको मिला करके इन्हें ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये सारे आपके वर्ण हैं। जब इनको हम एक माला में पिरो देते हैं तो ये वर्णमाला बन जाते हैं। ये हमारा सिर्फ समझने का कार्य था, इसको हमें लिखना नहीं है। अब आगे हम करते हैं कि संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। इन सभी में से हम सिर्फ स्वर संधि करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपकी जब आप 10th में आएंगे तब आएंगी। स्वर संधि बाधा रहित एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ परस्पर मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ स्वरों की बात की है। जब एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो उदाहरण है विद्या जमा में आल्य, वहां विद्या में, इधर विद्या में आ आपको नजर आ रहा है और इधर भी आपको आ नजर आ रहा है, तो दोनों आपके स्वर हैं। इधर भी आ और इधर भी आ, तो दोनों स्वरों के स्थान पर एक बड़ा आ हो गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अभी हम करेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है आपका यण संधि, पांचवा है आपका अयादि संधि। आज हम सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि की ही बात करेंगे। दीर्घ अर्थात बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, इन्हीं के मेल से आज जो भी शब्द, जो भी विकार उत्पन्न होंगे उन्हीं के विषय में आज हम पढ़ेंगे। पहला है आपका दीर्घ संधि। जैसे अभी हमने बात की थी कि स्वर होते क्या हैं। ये सारे आपको स्वर नजर आ रहे हैं, अ आ इ ई उ ऊ। इनके बाद वही समान वर्ण आने पर, अब देखो समान वर्ण यानी अ आ इ ई उ ऊ के बाद दोबारा से जब अ आ इ ई उ ऊ आने पर उसी वर्ण का, यहाँ पर एक शब्द आया है उसी वर्ण का, उसी वर्ण मतलब अगर हम
अ या आ की बात करेंगे तो अ या आ के बाद अ या आ ही आना चाहिए। ई और ई की बात करते हैं तो ई के बाद ई और ई आनी चाहिए। ऊ और ऊ की बात करें तो उसके बाद ऊ और ऊ ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अ आ के बाद ई आए या अ आ के बाद ऊ आ जाए या ई के बाद अ या आ जाए, ऐसा नहीं है। दीर्घ संधि में अ आ ई ऊ के बाद वही समान वर्ण आने पर, अर्थात अ या आ के बाद अ आ, ई के बाद ई और ऊ के बाद ऊ आने पर उसी वर्ण का, अब देखो उसी वर्ण का, यानी अगर हम अ और आ की बात करेंगे तो उसी वर्ण, ये एक वर्ण हो गया तो इसमें से हम बात करेंगे आ की। फिर एक वर्ण हो गया ई और ई, तो इसमें हम बात करेंगे बड़ी ई की। उसी वर्ण का यानी ऊ और ऊ की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा ऊ, तो उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। उसी वर्ण का अर्थ है, अगर अ आ की बात करेंगे तो आ होगा, ई और ई की बात करेंगे तो बड़ी ई होगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की बात करेंगे तो बड़ा ऊ होगा। ये आपको करना नहीं है, ये आपके सिर्फ समझाने के लिए है। जैसे देव जमा में आल्य, हमारा शब्द बन गया देवाल्य। पहले अगर हमने अ और आ की बात की तो अ और अ, इधर भी अ हो इधर भी अ हो तो दोनों को आ हो जाता है। जैसे देखिए य में अ है, उसके बाद भी अ है, तो इन दोनों के स्थान पर एक बड़ा आ यानी सत्यार्थ शब्द बन गया। सत्य जमा में अर्थ यानी सत्यार्थ। अब इधर छोटा अ था, इधर भी छोटा था तो भी बड़ा आ हुआ। अगर इधर अ है इधर आ है, दोनों को इधर अ और इधर आ तो भी बड़ा आ ही होगा। जैसे इधर है पुस्तक, इधर है आल्य। पुस्तक में आपको क में अ नजर आ रहा है, अगर कोई भी मात्रा नहीं लगी होती तो इसका मतलब है उसमें अ है। तो इधर अ है, इधर आपको आ नजर आ रहा है, तो आपका शब्द बन गया पुस्तकाल्य। इस वाले अ के स्थान पर जो क में अ है, बेटा अगर क में अ नहीं होता तो हमारा क ऐसे हलंत होता। क हमारा व्यंजन है और व्यंजन में स्वर मिले हुए होते हैं, तो अगर कोई भी मात्रा नहीं है तो उसमें अ मिला हुआ है। अगर इसमें आ की मात्रा हम लगा देंगे तो का यानी इसमें आ मिल गया, छोटी की मात्रा लगा देंगे तो इसमें ई मिल गई, बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये मिल गया। तो अगर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसका मतलब उसमें अ है। तो इधर अ है इधर आ है तो भी बड़ा आ पुस्तकालय। इधर बड़ा आ है इधर छोटा अ है, जैसे तथा में इधर आप देख रहे हैं बड़ा आ है, इधर छोटा अ है, तो भी तथापि बड़ा आ बन गया। दोनों बड़े आ हैं, इधर भी और इधर भी, जैसे दया में आ है और इधर भी आ है, तो भी दोनों के स्थान पर बड़ा आ बन गया दयानंद। ये अभी हमने बात की है सिर्फ अ और आ की। अब हम बात करते हैं छोटी ई और बड़ी ई की। सेम जैसे हमने अ और अ लिया था, ऐसे ही छोटी ई और इधर भी छोटी ई, तो उनको बड़ी ई हो जाएगा। जैसे आप मुनि में देख रहे हैं छोटी ई और उसके बाद भी छोटी ई है, देखो इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये बाधा रहित, यानी इधर का भी आखिरी और इधर का पहला, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों के स्थान पर एक बड़ी ई यानी मुनीन्द्र है शब्द बन गया। इधर बड़ी ई, इधर दोनों बड़ी ई, इधर भी रजनी जमा में ईश, तो भी बड़ी ई होगी। इधर छोटी है इधर बड़ी है, जैसे रवि में आप देख रहे हैं छोटी की मात्रा, इधर बड़ी ई है तो भी बड़ी ई होगी। इधर छोटी है इधर बड़ी है, इधर छोटी है, जैसे पत्नी जमा में इच्छा, तो भी बड़ी ई की मात्रा होगी। यही कंडीशन हमारी ऊ और ऊ में रहेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं इधर छोटा ऊ इधर भी छोटा ऊ, तो हमारा बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे साधु जमा में उक्ति, इधर छोटा ऊ है इधर भी छोटा ऊ है, तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ होके बन गया साधुक्ति। इधर बड़ा ऊ है इधर भी बड़ा ऊ है, दोनों बड़े ऊ हैं तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे भू जमा में ऊर्जा, इधर भू में बड़े ऊ की मात्रा है, इधर भी बड़ा ऊ है, तो हमारा शब्द बन गया भूर्जा। इधर छोटा है इधर बड़ा है, तो भी हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे सिंधु, आप देख रहे हैं इधर छोटा ऊ है और इधर बड़ा ऊ है ऊर्मी में, तो शब्द बन गया सिंधूर्मी। इधर बड़ा है इधर छोटा है, जैसे गुरु में इधर बड़ा है इधर छोटा है, तो बन गया गुरूपदेश। सु जमा में उक्ति, तो हमारा शब्द बन गया सूक्ति।
तो आज का आपका विषय था संधि, और जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि को ही लिया है। तो आपको ये लिखना भी है। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपने क्या करना है, इस होमवर्क में आपने ऊपर डेट डालनी है, संधि टॉपिक लिखना है, और जो भी वार है वो आपने लिखना है। फिर आपने संधि की परिभाषा लिखनी है। ये काम आपको नहीं करना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। फिर आपने लिखना संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उनमें से आपको पहला लेना है स्वर संधि। उसमें आपको स्वर संधि की परिभाषा लिखनी है। फिर स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। उनमें से आपको सिर्फ दीर्घ संधि को उठाना है और आपने दीर्घ संधि की परिभाषा लिखनी है। ये परिभाषा लिखने के बाद ये काम आपको नहीं करना है। फिर आपको ये सारे उदाहरण लिखने हैं, ठीक है।